हाँ भाई, देखिए करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट टर्म, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराडॉक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले समझ लेते हैं पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स, देखिए पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स एक सेंटेंस में, एक पर्टिकुलर लाइन में, चाहे वो कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर लाइन में यूज़ किया जाने वाला एक फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं अपन इसको। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ना। अब फिगर ऑफ स्पीच में और जो लिटरेरी फॉर्म्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, आपने पढ़ा होगा। क्योंकि जैसे लिटरेरी, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जैसे कि अपन ने पढ़ा, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट, ये सब तो क्या है, लिटरेरी फॉर्म्स हैं। मतलब एक फॉर्म है, जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम आता है तो उसमें अपन फ़ोटो लगा देते हैं ना, तो वो क्या हो गया, फ़ोटो फ्रेम हो गया। ठीक उसी तरह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फ़ोटो फ्रेम की तरह काम करती है। मतलब ये एक तरह से फॉर्म है जिसमें पोइट्री वगैरह लिखी जाती है ना। तो वो तो पूरी पोइट्री लिखने का फॉर्म होता है, लेकिन ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच केवल एक लाइन में या केवल स्पीच में काम में ली जाती है। तो ये डिफरेंस होता है लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच के बीच में। फिगर यानी आकृति, स्पीच यानी बोलना, यानी कोई भी थॉट्स अगर आप लिख रहे हो, कोई भी विचार, कोई भी लाइन अगर आप लिख रहे हो तो किस तरह से लिख रहे हो, और वो पूरा एक फॉर्म होता है, पोइट्री का फॉर्म। तो ये डिफरेंस है लिटरेरी फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच में। ठीक है, देखिए भाई पैराडॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और पैराडॉक्स में हम ये कह सकते हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है, किसी भी एक लाइन में कोई बात अगर कही जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन है। अब इस लाइन में अगर कोई भी बात अगर आप कहते हो तो इसमें कुछ दो चीज़ें ऐसी बताई जाती है, दो बातें कोई भी ऐसी बताई जाती है जो एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्टरी होती है। कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब होता है विरोधाभास, जो एक दूसरे की विरोधाभासी होती है, विरोधाभासी है ना, एक दूसरे की विरोधाभासी होती है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट। यानी कि जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ और ये चीज़, जो दो बातें इसमें कही जा रही है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जैसे मैग्नेट के दो अलग अलग पार्ट्स को अपन एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले जो होते हैं एक दूसरे से चिपकते नहीं है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, देखा होगा आपने, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ के जो होते हैं वो तुरंत चिपक जाते हैं, है ना। सेम जो उसके होते हैं वो तुरंत चिपक जाते हैं, लेकिन बीच में से अगर आप उसको तोड़ करके देखो, फिर उसी हिस्से को मिलाओगे अगर, तो उसका दूसरा वाला हिस्सा उससे अटैच नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर पैराडॉक्स में जो है, कोई भी बात जब कही जाती है तो उसमें दो बातें कुछ ऐसी आती है जिनको जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में तो अपने को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो एक दूसरे के विरोधाभासी हो। यानी स्टार्टिंग में जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ संभव ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी होती है। लेकिन जब हम उस पूरी लाइन के ऊपर डीपर कंसिडरेशन करते हैं, या डीप कंसीडर जब उस लाइन को हम करते हैं, गहराई से जब उस लाइन के बारे में जब हम सोचते हैं, बहुत ही गहराई में जब उसके जाते हैं, अलग तरीके से जब उसका मीनिंग निकालते हैं, तब जा कर के हमें वो सेंसफुल चीज़ लगती है कि भाई हाँ यार, जो भी कहा जा रहा है वो विरोधाभासी नहीं है। यानी कि जो भी उसमें कुछ कहा जा रहा है वो सेंसलेस नहीं है, बल्कि क्या है, सेंसफुल है। यानी कि बात क्या हो गई, जब भी किसी लाइन में कुछ बात कही जाती है तो उसमें आने वाली कुछ बातें ऐसी होती है कि एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी होती है, स्वयं में विरोधाभास अपने को जो है लिए हुए अपने को प्रतीत होती है। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में अपने को तो उस लाइन को पढ़ करके ऐसा लगता है यार ये क्या है, क्या बेकार की चीज़ आ गई है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी जो बात उसमें कही जा रही है वो संभव ही नहीं है, जो बात उसमें बताई जा रही है वो इम्पॉसिबल है,
ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो शुरू में तो अपने को वो चीज़ बहुत ही अब्सर्ड लगती है, अब्सर्ड, शुरू में तो अपने को वो चीज़ बिल्कुल अब्सर्ड लगती है, बिल्कुल बेकार लगती है, सेंसलेस लगती है कि यार ये क्या बेकार की बात यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन जब हम उस मीनिंग के ऊपर डीप कंसिडरेशन करते हैं, गहराई से जब उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, तब जा कर के हमें उसका हिडन सेंस, ये जो सेंस होता है ना, ये हिडन होता है, हिडन, तब जा कर के हमें उसका हिडन सेंस समझ में आता है। और जब हमें वो हिडन सेंस समझ में आ जाता है, तब जा कर के हमें असली मीनिंग समझ में आता है कि पोइट या राइटर ने जो बात कही है पैराडॉक्स का इस्तेमाल करके, वो सेंसफुल है, सेंसलेस नहीं है। तो कोई भी किसी भी लाइन में कही गई कोई बात जो एक दूसरे के प्रति विरोधाभास लिए हुए हो या स्वयं में कोई विरोधाभास लिए हुए हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। यही होता है पैराडॉक्स। ठीक है। दूसरी चीज़, चलो पहले पैराडॉक्स पढ़ लो, फिर बाद में समझा देंगे उसको। देखिए दोस्तों, पैराडॉक्स, अब पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। देखिए भाई, स्टेटमेंट क्या आया है? स्टेटमेंट यानी कि कही गई कोई बात। जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोनेट्स इन लिटरेरी टर्म्स में हमने क्या पढ़ा है? पोइटिक फॉर्म। ये एक पोइटिक फॉर्म है, यानी पोइट्री लिखने का एक फॉर्म है, एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके पोइट्री लिखी जाती है। जबकि ये क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है। ये स्टेटमेंट्स में यूज़ किया जाएगा इसका इस्तेमाल करके पोइट्री नहीं लिखी जाती है ना। ये केवल एक स्टेटमेंट होता है जो किसी लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। एक पैराडॉक्स जो होता है, ये कही गई या किसी भी लाइन में इस्तेमाल की गई कोई ऐसी बात होती है विच सीम्स टू बी सेल्फ कंट्राडिक्टरी, जो स्वयं में अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होती है अपने आप हमें। यानी जब हम उस, देखो ये कोई किसी लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये कोई एक स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट होगा तो सिंपल सी बात है, किसी लाइन में इसको लिखा जाएगा। और जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं तो वो बात जो उसमें कही गई होती है वो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी अपने को प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप में कोई विरोधाभास लिए हुए है। मतलब अब इसका संधि विच्छेद करो आप, विरोधाभास, विरोध का आभास, यानी अपने को ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा रियलाइजेशन होती है कि वहाँ पर वो चीज़ विरोध कर रही है। हमारे थॉट्स जब हम उसके हमारी सेंस है, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उसका सेंस अपने को कैसा लगता है? ऑपोजिट लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यार मैं जो पढ़ रहा हूँ ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी जो विचार मुझे, जो मीनिंग मुझे इस लाइन का पढ़ करके समझ में आ रहा है, उस हिसाब से तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कह रहा है ये कहने वाला, और ये मुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो शुरू में तो अपने को पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ जो है अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, अपने आप में विरोधाभासी है ना, या फिर अब्सर्ड, या फिर बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड है, बेकार है, सेंसलेस है शुरू में पढ़ने पर। येट, लेकिन फिर भी, टर्न्स आउट टू हैव अ वैलिड मीनिंग, लेकिन बाद में जब हम उसके ऊपर डीपर कंसिडरेशन करते हैं तो वही मीनिंग टर्न आउट, निकल करके हमारे सामने आता है या बाहर आता है। टू हैव अ वैलिड मीनिंग, क्या? एक वैलिड मीनिंग लिए हुए हमारे सामने निकल करके सामने आता है। यानी शुरू में तो इसका मतलब पैराडॉक्स क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया जो किसी पर्टिकुलर राइटिंग की लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उसका मीनिंग सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, अपने आप में विरोधाभास लिए हुए वो लाइन होती है, अब्सर्ड दिखाई देता है, बिल्कुल ऑपोजिट लगता है, जिसके ऊपर हम इजीली बिलीव नहीं कर पाते हैं कि यार ये क्या बेकार की बात यहाँ पर लिख दी। लेकिन उसके बावजूद जब हम उसके ऊपर डीपर कंसिडरेशन करते हैं तब जाकर के हमें पता लगता है कि यार यहाँ पे तो वाकई में जो मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है। अब हिडन मीनिंग इसलिए क्योंकि शुरू में तो समझ में आया नहीं ना अपने को, तो वो जो हिडन मीनिंग जब अपने को समझ में आता है तब अपने को पता लगता है कि यार इस लाइन में तो वाकई में एक वैलिड मीनिंग छुपा हुआ है। यानी कि जो मीनिंग, जो बात कही जा रही है वो वाकई में वैलिड है,
सेंसफुल है, सेंसलेस नहीं है। इसी को हम पैराडॉक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे स्पष्ट शब्दों में या आसान शब्दों में या दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें, इट कैन बी सेड, तो ऐसा कहा जा सकता है दैट इट रेफर्स टू एनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, कि पैराडॉक्स जो है ये किसी भी एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट को रेफर करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो कैसा होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी कोई बात कही जाती है जो अपने आप में विरोधाभासी होती है या अपने आप में विरोधाभास लिए हुए होती है। तो इसका मतलब पैराडॉक्स क्या हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो तुरंत पैराडॉक्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है ना। पैराडॉक्स क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में तो अपने को कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जो है वो चीज़ बड़ी अब्सर्ड लगती है, लेकिन जब हम उसके ऊपर डीपर कंसिडरेशन करते हैं तो वही चीज़ जो हमें पहले अब्सर्ड लग रही थी वही चीज़ हमें वैलिड मीनिंग वाला एक स्टेटमेंट लगने लग जाती है, यानी कि वही चीज़ अपने को सेंसफुल लगने लग जाती है। क्लियर। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि पैराडॉक्स जो है किसी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट को रेफर करता है, बट प्रॉपरली स्पीकिंग, लेकिन उचित प्रकार से जब हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं दैट पैराडॉक्स डिस्क्राइब्स अ स्टेटमेंट, कि पैराडॉक्स जो है किसी एक ऐसे स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है whose different parts, जिसके अलग अलग जो हिस्से होते हैं, सीम, प्रतीत होते हैं, शुरू में जब हम उसको पढ़ते हैं कैसे प्रतीत होते हैं, म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी। ये देखिए यही बात मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको। एक पैराडॉक्स क्या होता है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। उस कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग जितने भी पार्ट्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि जितनी भी बातें उसमें लिखी हुई होती है, सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई है, तो इन दोनों बातों को उस स्टेटमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो वो दोनों ही एक दूसरे के प्रति म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी प्रतीत होंगी। यही बात हमने पढ़ी है अभी। जितने भी उसमें हिस्से होंगे वो म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी फील होंगे आपको, म्यूचुअली मतलब आपस में, यानी आपस में वो एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी प्रतीत होंगे आपको, कि यार ये क्या है, ये बात अगर मैं पढ़ूं और ये बात को अगर मैं पढ़ूं तो ये तो इसके जस्ट अपोजिट लग रही है और ये इसके जस्ट अपोजिट लग रही है, इन दोनों का तो मैच ही नहीं है यहाँ पर, और मैच ही नहीं है अगर इन दोनों का, तो इसका मतलब ये तो जस्ट ऑपोजिट प्रतीत हो रही है अपने को, और जो ऑपोजिट होता है वही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। भाई ये चीज़ इसके सूटेबल नहीं है और ये चीज़ इसको सूट नहीं कर रही, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में ऑपोजिट जो चीज़ें एक दूसरे के प्रति ऑपोजिट होती है, एक दूसरे के लिए ऑपोजिट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, इसी को बोलते हैं अपन विरोधाभास। जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दो चीज़ें जब एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसमें बहुत सारे जो हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के प्रति ही कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी प्रतीत होते हैं अपने को शुरू में पढ़ने पर, है ना। यट, लेकिन फिर भी दे मेक सेंस आफ्टर डीपर कंसिडरेशन, लेकिन जब हम उसी स्टेटमेंट के ऊपर जब गहराई से चिंतन करते हैं तो वही कॉन्ट्रडिक्टरी, म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी वही हिस्से अपने को सेंसफुल दिखाई पड़ते हैं। भाई शुरू में तो अपन ने पढ़ा तो वही सारी चीज़ें अपने को म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टेड लगती हैं, आपस में विरोधाभासी एक दूसरे के प्रति प्रतीत होती हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर गहराई से चिंतन करते हैं तो वही कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें वैलिड मीनिंग लिए हुए अपने को प्रतीत होती है। इसका मतलब उसमें कोई सेंस छिपा हुआ होता है जो अपने को डीपर कंसिडरेशन के बाद में समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, डीप डाउन ही इज़ वेरी शैलो। अब देखो क्या पढ़ा था अपन ने, पैराडॉक्स क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब स्टेटमेंट भी कैसा,
आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी कैसा स्टेटमेंट होता है, विरोधाभासी, जिसमें जो चीज़ें होती है आपस में विरोधाभास लिए हुए होती है। अब आप देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डीप डाउन ही इज वेरी शैलो, डीप डाउन ही इज़ वेरी शैलो। अब इसका पहले तो आप जो है एक सामान्य तौर से ऊपर से इसको पढ़ो, इसका मीनिंग क्या निकलता है। मतलब इसको भी तो अपन ने ऊपर से पढ़ा था ना, बिना डीपर कंसिडरेशन के जब हमने इसको ऊपर से पढ़ा था तो दोनों चीज़ें आपस में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी अपने को प्रतीत होती है। तो ऐसे के ऐसे ही बिना, विदाउट डीपर कंसिडरेशन, जस्ट रीड इट आउट। सो व्हेन वी रीड इट आउट विदाउट डीपर कंसिडरेशन, व्हाट वी फाइंड दैट डीप डाउन ही, यानी इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, डीप डाउन बहुत ही गहराई में, नीचे, ही इज़ वेरी शैलो, और बहुत छिछला है। शैलो का मतलब छिछला, यानी जो गहरा नहीं होता है उसको बोलते हैं शैलो। छिछला आता है ना ज्योग्राफी में आता है शैलो, कि वो छिछला क्षेत्र जो होता है, छिछला मतलब जहाँ पे गहराई कम होती है, तो जहाँ गहराई कम होती है उसको बोलते हैं अपन शैलो। तो अब आप देखो, इसको पढ़कर देखना एक बार, इसको पढ़ करके देखना एक बार, डीप डाउन बहुत ही गहराई में, नीचे, ही इज़ वेरी शैलो, वो बहुत छिछला है। यार ये क्या है? अब यहीं तो भाई सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आएगा, यहीं पे तो आएगा। तो शुरू में अपने को पढ़ने पर वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट प्रतीत होगा, उसमें जो आपस में हिस्से, जो पार्ट्स उसमें लिखे जाएंगे, जो बातें उसमें लिखी जाएगी, उसके हिस्से आपस में ही म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टेड आपको प्रतीत होंगे। तो देखो एक हिस्सा तो ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। अब एक हिस्सा तो ये है और एक हिस्सा ये है। अब ये सेल्फ एक दूसरे के मतलब म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टेड फील हो रहे नहीं हो रहे आपको, विरोधाभासी प्रतीत हो रहे हैं। यार एक तरफ तो ये कह रहा है कि डीप डाउन बहुत ही गहराई में, और दूसरी तरफ वो कह रहा है बहुत ही छिछला है। गहरा है या छिछला है? गहरा है या छिछला है? तो विदाउट डीपर कंसिडरेशन हमें समझ में नहीं आती, अब्सर्ड लगता है, अब्सर्ड लगता है, सेंसलेस लगता है ना, सेंसलेस लगता है। लेकिन उसके हिडन मीनिंग को तो हमने समझा ही नहीं। जब हम उसके ऊपर डीपर कंसिडरेशन करते हैं, गहराई से जब उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो वही अब्सर्ड चीज़, वही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, वही सेल्फ, वही म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टेड, वही उसके हिस्से अपने को सेंसफुल लगना शुरू हो जाते हैं। तो बताइए, इसका डीपर कंसिडरेशन कीजिए, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? कीजिए चिंतन इसके ऊपर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप केवल फर्स्ट टाइम पे जो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है उसके ऊपर मत जाइए, आप गहराई से सोचिए, और जब गहराई से सोचोगे आप तो आपको पता लगेगा डीप डाउन, यानी कि वो जो व्यक्ति है, पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वो व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अगर गहराई से अगर विचार करोगे, गहराई से अगर चिंतन करोगे, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में ये समझ में आएगा दैट ही इज़ वेरी शैलो, कि वो बहुत ही शैलो है, यानी कि उसका जो ज्ञान है, उसका ज्ञान का जो लेवल है वो बहुत ही अल्प है, यानी कि ज़्यादा गहराई से विचार नहीं कर सकता वो। ही इज़ वेरी शैलो, बहुत ही छिछला है, यानी उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। मतलब ज़्यादा गहराई से अगर उसके सामने अगर आप बात करने लगोगे अगर, तो वो खो जाएगा, समझ में नहीं आएगी उसको। बिल्कुल किसकी तरह? शैडवेल की तरह। किसकी तरह? शैडवेल की तरह। शैडवेल पोएम पढ़ी थी ना हमने, जॉन ड्राइडन की। तो जॉन ड्राइडन ने शैडवेल के बारे में यही तो लिखा था। शैडवेल कैसा है? यानी ज्ञान की रोशनी पड़ती तो सबके ऊपर है, लेकिन सबके ऊपर पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर ही नहीं पड़ती। कितना भयंकर तरीके से सटायर किया था उसमें जॉन ड्राइडन ने। तो वही वाली चीज़ है, यानी गहराई से अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो वो बहुत ही शैलो पर्सन है ना, यानी ज़्यादा गहरी चीज़ें उसको, गहराई वाली चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है। अब ये बात हमको समझ में आई, ये बात हमें समझ में आई कब? जब हमने डीपर कंसिडरेशन किया तब।
समझ में आएगी बात? इसी को पैराडॉक्स कहते हैं, यही होता है पैराडॉक्स। क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब इसके बाद में ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर एन ऑक्सीमोरन इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर पैराडॉक्स के बारे में कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स को हमने समझ भी लिया है, एक एग्जाम्पल भी इसका ले लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पैराडॉक्स क्या होता है। अब आगे आइए, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर एन ऑक्सीमोरन इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरन भी एक प्रकार का पैराडॉक्स ही होता है दोस्तों। ठीक है, पैराडॉक्स तो हमारे सिलेबस में है, ऑक्सीमोरन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऑक्सीमोरन हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीमोरन भी एक तरह से पैराडॉक्स का ही टाइप होता है, एक प्रकार से पैराडॉक्स ही है। टाइप मत कहिए आप उसको, एक प्रकार से पैराडॉक्स ही है, क्योंकि ऑक्सीमोरन अलग चीज़ है और पैराडॉक्स अलग चीज़ है। टाइप नहीं कहेंगे अपन, टाइप कह भी नहीं सकते अपन, ये टाइप नहीं है इसका, है ना। हाँ, वो चीज़ अलग हो जाती है, हाँ उसके अंदर आ जाएगा फिर अगर टाइप अगर लगाएंगे तो टाइप नहीं कह सकते हम इसका। एक प्रकार से ये भी एक क्या है, पैराडॉक्स का ही एक रूप है, प्रकार नहीं। हाँ, अदर नहीं, अदर नेम भी नहीं बोल सकते, उसके जैसा ही है, सिमिलर है ना। तो ये भी एक प्रकार का पैराडॉक्स ही है, ये समझिए आप। इन्वॉल्विंग टू वर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो जिसमें शामिल होते हैं टू वर्ड्स, केवल दो शब्द इसमें शामिल होते हैं। इसका मतलब पैराडॉक्स में तो जो है एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन ऑक्सीमोरन में सिर्फ दो शब्द आते हैं सिर्फ। ठीक है, यही इसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऑक्सीमोरन भी एक प्रकार का पैराडॉक्स ही है, ये भी एक तरह से सिमिलैरिटी, पैराडॉक्स से ही सिमिलैरिटी रखने वाला एक जो है टर्म है, एक शब्द है, एक लिटरेरी टर्म है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये कह सकते हैं अपन। जो सिमिलैरिटी है रखता है पैराडॉक्स से, एक प्रकार का पैराडॉक्स ही है। लेकिन पैराडॉक्स में तो एक स्टेटमेंट आता है, जबकि ऑक्सीमोरन में सिर्फ दो शब्द आते हैं, मेकिंग सेंस, और वो भी सेंस हमें फील करा रहे होते हैं। यानी कि वो दो शब्द, अब सिस्टम वही पैराडॉक्स वाला ही रहेगा। जब उन दो शब्दों को हम पढ़ेंगे शुरुआत में, तो वही एक दूसरे के सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट, एक दूसरे के म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्टरी प्रतीत होंगे अपने को। यानी उन दोनों शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो दोनों शब्द जो है एक दूसरे के प्रति विरोधाभास लिए हुए हैं। लेकिन जब डीपर कंसिडरेशन हम करेंगे तो वही सेंसफुल लगने लग जाएंगे, जैसे पैराडॉक्स हमें सेंसफुल लगने लगा था, है ना। तो मेकिंग सेंस, ये दो शब्द इसमें होते हैं, और ये दोनों शब्द अपने को जो है सेंसफुल लग रहे होते हैं। कब? जब हम डीपर कंसिडरेशन करते हैं तब। डेस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद? देयर अपेरेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। अपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष, उनके प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद। यानी कि दो शब्द होंगे, दो शब्द होंगे, ये दो शब्द हो गए भाई, ये दो शब्द, दो शब्दों से बना हुआ ये एक ऑक्सीमोरन आपके सामने आ गया। जब आप इन दोनों वर्ड्स को देखोगे तो इन दोनों वर्ड्स में आपको अपेरेंट यानी कि प्रत्यक्ष, यहाँ तो फिर भी छुपा हुआ रहता है, यहाँ तो फिर भी छुपा हुआ रहता है और अपने को ढूंढ करके निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल प्रत्यक्ष सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ये इसके कॉन्ट्रडिक्टरी और ये इसके कॉन्ट्रडिक्टरी, आपस में स्पष्ट विरोधाभास जो है एक दूसरे के प्रति आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम डीपर कंसिडरेशन करेंगे तो वही पैराडॉक्स की तरह ही ये चीज़ें भी जो है सेंसफुल अपने को लग रही होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, स्वीट पॉइजन। देखिए आप, तो अपेरेंट है कॉन्ट्रडिक्शन, आपको एक दूसरे के प्रति अपेरेंट बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। स्वीट पॉइजन, पागल हो गया क्या? स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, तेने चखा होगा? जहर मीठा होता है, किसने चखा आज तक कि जहर मीठा होता है, खट्टा होता है, चरका होता है, कैसा होता है? लेकिन फिर भी देखो लिखने वाले ने लिख दिया स्वीट पॉइजन। अब देखो कहाँ तो स्वीट मीठा,
और कहाँ पॉइजन, जहर। अब शुरू में तो आप पढ़ोगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, स्वीट पॉइजन, जहर मीठा कैसे हो सकता है यार? जहर, एक बात बता, तेने चखा है क्या जहर मीठा होता है? अरे नहीं 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 नहीं, मैं उस मीठे जहर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यार। अरे भाई गहराई समझ, गहराई समझ। स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन मतलब जैसे किसी भी चीज़ की लत लग जाती है अपने को, जैसे अपने को किसी भी चीज़ की लत लग जाती है ना, तो वो चीज़ अपने को शुरू में तो बड़ी मीठी लगती है, शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उस चीज़ के जाल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए जहर बन जाती है, यानी हमारे पतन का कारण बन जाती है। जो शुरू में तो कैसी लग रही थी अपने को? मीठी। जैसे कोई भी आदत होती है, जैसे कि कोई भी आदत है, किसी भी तरह की कोई आदत है, अगर कोई बुरी आदत है, जैसे बहुत सारे लोग क्या है स्मोकिंग करने लग जाते हैं, तो शुरू में तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, धुआं निकालना, है ना, कानों में से धुआं निकालना, नाक में से धुआं निकालना, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से धुआं निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है उनको, स्वीट लगती है वो चीज़, लेकिन वही चीज़ को अगर वो टाइम पर अगर कंट्रोल नहीं करें, अपने ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करें, तो वही चीज़ धीरे धीरे उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक बन जाती है और मीठा जहर है वो। जैसे शक्कर क्या है, बहुत ज़्यादा शक्कर भी नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर तो खुद कहते हैं कि शक्कर जो है एक मीठा जहर है। शक्कर शक्कर नहीं है, शुगर, ये जहर है, जहर आज के टाइम पर। तो जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए शुगर का। इसीलिए तो आजकल शुगर फ्री चीज़ें आने लगी, बहुत सारी, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग खाते ही नहीं, मीठा ही नहीं खाते, उन्हें मोटे होने का जो है डर सताता है उनको, मोटे नहीं हो जाएं हम, ये नहीं हो जाए। अरे ज़रा सी चीज़ खाने में कौन सा तू मोटा हो जाएगा, एक मिठाई का पीस खा लेगा तो कौन सा गुब्बारा बन जाएगा। लेकिन इतना कॉन्शियस रहते हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर के। तो ठीक उसी तरह से हमें ये वर्ड भी शुरू में तो कैसा लगा, बिल्कुल म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टेड, यानी कि इसके दोनों हिस्से आपस में म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टेड थे। ये इन दोनों के बीच में अपने को कॉन्ट्रडिक्शन फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये क्या लिख दिया, स्वीट पॉइजन, जहर मीठा होता है क्या? नहीं भाई, उस वाले जहर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसको खाने से व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, तो ये वो नहीं है स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन मतलब मीठा जहर, यानी कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ख़तरनाक होती है, वो शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन धीरे 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 वो जब हमारी आदत बन जाती है तो हमारे लिए ही ख़तरनाक साबित हो जाती है। तो उसके लिए आया है ये। तो देखो, ये हिडन मीनिंग कब समझ में आया अपने को, जब अपन ने डीपर कंसिडरेशन किया। पहले तो नहीं समझ में आया था, बस यही तो पैराडॉक्स होता है। लेकिन ये पैराडॉक्स है और ये ऑक्सीमोरन है। पैराडॉक्स में तो एक स्टेटमेंट होता है, इसमें केवल 2 वर्ड्स होते हैं ऑक्सीमोरन में, बस यही डिफरेंस है, बाकी सिस्टम पैराडॉक्स वाला ही चलेगा इसमें भी। अगला आइए भाई, स्लीपलेस नाइट। 2 वर्ड्स आए, स्लीपलेस नाइट। अब देखिए, रात में तो सभी सोते हैं, यार पागल हो गया क्या तू? अब मान लो किसी के सामने अगर आप लिख दोगे ना स्लीपलेस नाइट, भाई मैंने पोइट्री लिखी है, क्या 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 पोइट्री लिखी है, स्लीपलेस नाइट है, स्लीपलेस नाइट, पागल है क्या तू? रात में तू जगता है क्या? नहीं, तो फिर ये स्लीपलेस नाइट, नाइट मतलब रात, और रात तो स्लीप से भरी हुई होती है, स्लीपलेस थोड़ी ना होती है। तो रात में तो सभी सोते हैं ना, तो स्लीपलेस नाइट कैसे होगी यार? अरे भाई तू समझा नहीं। क्या होता है कि जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसकी रात की नींदें उड़ जाती है। अब देखो, रीज़न कुछ भी हो सकता है कोई व्यक्ति परेशान हो सकता है कोई व्यक्ति उदास हो सकता है किसी व्यक्ति को चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्लीपलेस नाइट उन्हीं लोगों की होती है, संख्या उनकी ज़्यादा है, क्योंकि हाँ, उदास रहने वालों की कम है, रात में पढ़ने वालों की भी कम है, उन लोगों की ज़्यादा है, क्योंकि उनको टाइम ही बेचारों को रात में मिलता है ना।
बातें चीतें करने का। दिन में तो काम कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बिजी रहते हैं, फिर घर वाले भी आसपास रहते हैं तो उनका भी भय सताता है। लेकिन रात में सभी सो जाते हैं तो वो आराम से शांति से बात करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की रातें कैसी हो जाती है, स्लीपलेस हो जाती है। अब देखो रीज़न कुछ भी हो, जो उदास रहेगा उसकी भी नाइट स्लीपलेस रहेगी, जो टेंशन में रहेगा अगर उसको नींद नहीं आ रही है, या किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, या कोई बीमार व्यक्ति है उसको अगर नींद नहीं आ रही तो उसकी भी रात स्लीपलेस होगी। तो कुल मिला करके शुरू में तो अपने को कैसे लगे ये दोनों वर्ड, स्लीपलेस नाइट, यार रात स्लीपलेस होती है क्या? नहीं, डीपर कंसिडरेशन कीजिए आप। अगर कोई व्यक्ति नहीं सोएगा तो उसकी रात तो स्लीपलेस ही होगी ना। तो ये है यहाँ पे मीनिंग। अगला देखिए, प्लीजिंग पेन्स। प्लीजिंग पेन्स, प्लीजिंग मतलब आनंद देने वाले, और पेन्स यानी कि कष्ट, तकलीफ, परेशानियाँ, आनंद देने वाली परेशानियाँ। अब केवल ऊपर से विचार कीजिए आप, केवल ऊपर से विचार कीजिए तो आपको क्या लगेगा? आनंद देने वाले कष्ट। यार कष्ट, परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ ये आनंद देती हैं क्या? नहीं, किसी को भी नहीं देती, किसी को भी नहीं देती। लेकिन आप डीपर कंसिडरेशन कीजिए, देखो देती तो किसी को भी नहीं है, लेकिन निभाना तो सबको पड़ता है। और जब निभाते हैं तो वो तकलीफ़ें भी आती है, परेशानियाँ भी आती है, लेकिन वो प्लीजिंग होती है क्या? प्लीजिंग पेन्स होती है क्या? प्लीजिंग होती है क्या? वो नहीं होती है। मतलब परेशानी होती है ना सभी को, पेन्स, तकलीफ़ें कैसी होती है? पेनफुल होती है, हैप्पीनेस से भरी हुई थोड़ी ना होती है, नहीं होती है ना। लेकिन डीपर कंसिडरेशन अगर हम करेंगे तो यही बात अपने को समझ में आएगी कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए नौकरी लगने के लिए रात दिन जग करके स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो शुरू में तो आपको वही कष्ट कितने मुश्किल लगते हैं, तकलीफ़ों से भरे हुए लगते हैं, दुखों से भरे हुए लगते हैं। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाती है तो वही सारी चीज़ें, वही आपका स्ट्रगल जो आपको पहले दुखों तकलीफ़ों से भरा हुआ लग रहा था, वही आपको प्लीजिंग लगने लग जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर नोट आने शुरू हो जाते हैं, और नोट हैं तो ज़िंदगी है ना। तो पेन्स कैसे बन गए? प्लीजिंग बन गए ना आपके। तो ये है डीपर कंसिडरेशन। अगला देखिए, लविंग हेट। अब लविंग हेट नफ़रत, कैसी? प्यार से भरी हुई नफ़रत। अब उदाहरण, अब ऊपर से अगर अपन देखेंगे इसको तो ऐसा लगेगा क्या लिख रहा है, पागल हो गया कि तू यार। लविंग हेट, या तो हेट ही कर ले या लव ही कर ले। लविंग हेट कौन सी होती है? अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आमिर खान की पता नहीं कोई मूवी थी, उसमें एक गाना आया था, आई हेट यू लाइक आई लव यू, इस तरह का कोई गाना आया था। नहीं सुना आपने? चलो कोई बात नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे डाल करके सुन लीजिएगा, है ना। तो उसके लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, सुनो। उसके लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं, आई हेट यू लाइक आई लव यू, आई हेट यू लाइक आई लव यू। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है यहाँ पे? है ना? हाँ, उसका तो खैर है ही सही, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है ना, वो तो एक अलग बात हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। सिमिली है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन तो है दो चीज़ों के बीच में। आई हेट यू लाइक आई लव यू, तो ये ऑक्सीमोरन नहीं है, ये तो पैराडॉक्स है। आई हेट यू लाइक आई लव यू, आई हेट यू लाइक आई लव यू, है ना। और पैराडॉक्स भी नहीं है, ये एंटीथेसिस है यहाँ पर। अब एंटीथेसिस कैसे है वो मैं बाद में बताऊँगा, एंटीथेसिस कैसे है वो मैं बाद में बताऊँगा, है ना। उसको साइड में रखिए आप, उसके ऊपर मत जाइए, एंटीथेसिस के ऊपर मत जाइए अभी। लेकिन वो कैसे है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन तो है, कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना। अब कॉन्ट्रडिक्शन है तो शुरू में तो अपने को बड़ी अजीब लग रही है ये चीज़, यार लविंग हेट कैसे होगी। लेकिन डीपर कंसिडरेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पर अपने को पता लगेगा कोई व्यक्ति किसी से नफ़रत तो करता है लेकिन वो भी प्यार से भरी हुई होती है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी से नफ़रत कितना ही कर ले
जैसे कोई व्यक्ति ये दिखा तो देता है कि मैं जो है, देखा होगा आपने बहुत बार जो है गर्ल्स वगैरह बोल देती हैं आई हेट यू, लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं होता। कौन सा? नफ़रत का। उनके मन में वो भाव नहीं होता, वो खुद ये कह कर के पछता रही होती हैं, दुखी हो रही होती हैं। टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा आपने, गुस्से में आकर के कोई बोल तो देती है, गो जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, आई हेट यू, लेकिन वही बाद में फिर रो रही होती है, आंसू बहा रही होती है। क्यों? आप तो नफ़रत करते हो ना, फिर रो क्यों रहे हो? तो ये लविंग हेट हुई नहीं, यानी हेट है नहीं, उसका भाव कहीं नहीं है, लेकिन केवल आपने बताने के लिए, सामने वाले के ऊपर अपनी जो है गुस्सा निकालने के लिए आपने ऐसा बोल दिया आई हेट यू, जबकि आप एक्चुअली में उससे लव करते हो। तो ये क्या है? ये लविंग हेट है, प्यार से भरी हुई नफ़रत है ये। देखिए आप, तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो होती है, इनका इस्तेमाल ही कुछ इम्प्रेशन जमाने के लिए किया जाता है दोस्तों। कोई भी पोइट वगैरह जो इनका इस्तेमाल करता है, पैराडॉक्स वगैरह का या एंटीथेसिस का या ऑक्सीमोरन का, इन सारी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल केवल एक अपनी राइटिंग में आकर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि आपकी राइटिंग जो है लोगों की अलग, साधारण राइटिंग से अलग नज़र आए। अभी जैसे फिगर ऑफ, ये सिमिली, मेटाफर, ये सारी के सारे जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, जो सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी, किस काम में आती है? इसीलिए तो आती है ताकि आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से जो है ऑडियंस के सामने रख पाओ, प्रभावशाली तरीके से, और ये प्रभावशाली तरीका ही है। तो इसीलिए जो है इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ताकि पढ़ने वाला इम्प्रेस हो जाए, क्या बात कही है भाई, मज़ा आया। जैसे अपन कुमार विश्वास की पोएम सुन करके ताली बजाने लग जाते हैं, वाह यार क्या बात कही है, ठीक उसी तरह से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है पोइट्स और राइटर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये है पैराडॉक्स और ये है ऑक्सीमोरन। आगे आइए। The paradox is used by almost all poets, but it has been chiefly used in metaphysical poetry. दोस्तों, वैसे तो पैराडॉक्स का इस्तेमाल लगभग सभी पोइट्स के, हर एज के, इंग्लिश लिटरेचर के लगभग सभी एजेस में सभी पोइट्स के द्वारा वैसे तो पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर वो मेटाफिजिकल पोइट्स के द्वारा किया गया है, मेटाफिजिकल पोइट्री में। ठीक है, यानी वैसे तो हर इंग्लिश लिटरेचर के एज में हर पोइट ने, लगभग, ज़रूरी नहीं है सभी ने किया हो, लेकिन लगभग हर एज में हर काफ़ी सारे या अधिकांश पोइट्स के द्वारा इनका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल मेटाफिजिकल पोइट्री में हुआ है। पैराडॉक्स का एग्जाम्पल, मतलब ये पैराडॉक्स का यूज़, ऑक्सीमोरन का यूज़, इन सारी चीज़ों का यूज़ है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जॉन डन की एक पोएम है द कैनोनाइजेशन, और जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट हैं, पढ़ा था ना हमने। मेटाफिजिकल स्कूल को इस्टेब्लिश ही इन्होंने किया था, किन्होंने? जॉन डन ने। तो मेटाफिजिकल पोइट, द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट में नाम आता है जॉन डन का। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, वो पोएम भी पढ़ी थी हमने इनकी, याद करो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार और डेथ बी नॉट प्राउड, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, है ना। तो जॉन डन की एक पोएम है द कैनोनाइजेशन, फुल ऑफ लोकल पैराडॉक्सेस। ये बहुत सारे सिंपल बहुत सारे लोकल पैराडॉक्सेस से भरी पड़ी है। अगर आप इनकी पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एंड इज एन ऑर्गेनाइज्ड, और इस पूरी पोएम को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, एज एन एक्सटेंडेड प्रूफ ऑफ द पैराडॉक्सिकल थीसिस, कि अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको ये पोएम एक एक्सटेंडेड प्रूफ के तौर पर प्रतीत होगी, एक विस्तृत, एक लंबे चौड़े सबूत के रूप में, एक विस्तृत सबूत के रूप में आपको दिखाई देगी। और विस्तृत सबूत किस बात का? ऑफ द पैराडॉक्सिकल थीसिस। थीसिस क्या होता है? किसी भी, मैंने बताया था आपको, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसे में बात की थी ना हमने, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करके उससे संबंधित विस्तृत जो जानकारी दी जाती है, उससे रिलेटेड, उसी को हम थीसिस कहते हैं। तो ये पूरी पोएम द कैनोनाइजेशन अगर आप पढ़ोगे जॉन डन की इस पोएम को, तो ये इतने सारे पैराडॉक्सेस का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है जॉन डन के द्वारा, कि ये पूरी की पूरी पोएम एक पैराडॉक्सिकल थीसिस का एग्जाम्पल आपको दिख जाएगी। कि भाई इतने सारे, भाई आपको ऐसा लगेगा इतने सारे पैराडॉक्सेस हैं,
कि भाई ये कोई पोएम नहीं है, ये तो पैराडॉक्सिकल थीसिस है। थीसिस मतलब पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, है ना। तो पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में इतने सारे पैराडॉक्सेस भरे पड़े हैं, जॉन डन ने इतने सारे पैराडॉक्सेस का इस्तेमाल किया है कि आपको ये पोएम कम और पैराडॉक्सिकल थीसिस ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पैराडॉक्स हमने ये कहा है कि भाई पैराडॉक्स का इस्तेमाल वैसे तो हर एज में हर लगभग सभी पोइट्स ने, राइटर्स ने किया है, लेकिन चीफली सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से या बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल जो है मेटाफिजिकल पोइट्स ने अपनी पोएम्स मेटाफिजिकल पोइट्री में किया है। ठीक है, और द कैनोनाइजेशन अगर आप पढ़ोगे तो इतने सारे पैराडॉक्सेस इसमें लिखे हुए हैं कि आपको ये पूरी पोएम पैराडॉक्सिकल थीसिस लगेगी। और जब उस पूरे के पूरे पैराडॉक्सेस को पढ़ोगे तो आपको केवल ये बात समझ में आएगी कि इस पूरी पोएम में जॉन डन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट सेक्सुअल लवर्स आर सेंट्स, कि जो दो सेक्सुअल लवर्स होते हैं, यानी कि दो ऐसे लवर्स जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड हु हैव द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम, जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, जो एक दूसरे से लव करते हैं, आर सेंट्स, वो संत होते हैं। समझ में आई बात? ये भी एक पैराडॉक्स है, ये भी एक पैराडॉक्स है ना। मतलब ये जॉन डन की द कैनोनाइजेशन पोएम अगर आप पढ़ोगे ना तो ये इतने सारे पैराडॉक्सेस से भरी पड़ी है कि आपको ये पोएम कम पैराडॉक्सिकल थीसिस ज़्यादा लगेगी, कि जो कि पैराडॉक्स के ऊपर लिखी गई हो। और इसमें क्या बात बताई है जॉन डन ने, दैट सेक्सुअल लवर्स आर सेंट्स, कि सेक्सुअल लवर्स जो होते हैं वो सेंट्स होते हैं। अब साधु महात्मा डोंट हैव सेक्स, ठीक है, बट मोह माया से दूर होते हैं वो तो, है ना। वो तो उन्होंने सारी मोह माया त्याग चुके होते हैं वो, लेकिन फिर भी सेक्सुअल लवर्स आर सेंट्स। तो बड़ी सेंसलेस बात लगती है अपने को, ये क्या सेंसलेस बात है, ठीक है। तो आप जो है इस पोएम को पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा सेक्सुअल लवर्स आर सेंट्स, सेक्सुअल लवर्स जो होते हैं वो संत होते हैं। तो कितना बड़ा पैराडॉक्स है ये। अब डीपर कंसिडरेशन कीजिए, अब डीपर कंसिडरेशन करके फिर मुझे बताना कि भाई क्या मीनिंग समझ में आता है आपको इसका, ठीक है ना। फिर बताऊंगा मैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्लेंथ ब्रूक्स क्लेम्स विद सम प्लॉजिबिलिटी, एक क्रिटिक भी कह सकते हो आप इनको। तो क्लेंथ ब्रूक जो है वो क्लेम करके बताते हैं यहाँ पे विद सम प्लॉजिबिलिटी। प्लॉजिबिलिटी का मतलब रीजनेबिलिटी, यानी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होती है, तार्किक होती है, एंड लाइकली टू बी ट्रू, और सच होती है, जो तार्किक होती है और जो सच होती है, सही होती है अपने आप में, उसको बोलते हैं अपन प्लॉजिबिलिटी या प्लॉजिबल, उसको बोलते हैं प्लॉजिबल। और प्लॉजिबिलिटी ये नाउन हो गया, प्लॉजिबल वो एडजेक्टिव हो गया, तो प्लॉजिबल से बना है प्लॉजिबिलिटी। तो क्लेंथ ब्रूक्स जो हैं प्लॉजिबिलिटी के साथ क्लेम करके ये बताते हैं, पूरी तार्किकता के साथ ये बात कहते हैं दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने, क्लेंथ ब्रूक्स ने। उन्होंने कहा है कि पोइट्री की जो लैंग्वेज होती है वही पैराडॉक्स की लैंग्वेज होती है। अब क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि पोइट्री की लैंग्वेज को भी कुछ इसी अंदाज में लिखा जाता है दोस्तों। जब पोइट्री लिखी जाती है ना तो सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती है, गद्य की भाषा में, प्रोज की भाषा में, जिसको पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए। हर व्यक्ति को पोइट्री की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर भी तो अपने को डीपर कंसिडरेशन करना पड़ता है ना, तब जा कर के अपने को वो बात समझ में आती है। ठीक उसी तरह से पैराडॉक्स की लाइन के ऊपर भी अपने को डीपर कंसिडरेशन करना पड़ता है, तब जा कर के उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। तो इसीलिए क्लेंथ ब्रूक्स ने ये दावा करके यहाँ पर ये बात कहा है या कही है कि द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। क्लियर? ये आपका पैराडॉक्स समाप्त। ठीक है भाई।